हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोयला क्लासेस। आईएएस जैसे कि आप जानते हैं यूपीएससी का मेंस बहुत नज़दीक आ रहा है, तो उसी दिशा में हमारी कोशिश है गोयला क्लासेस की तरफ से। हम हर रोज़ आपको मेंस का एक जो क्वेश्चन है वो करवाएंगे और हो सकता है ये जो क्वेश्चन है आपके मेंस में हेल्प कर पाए, तो यही हमारी कोशिश रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। ये पहला सवाल है आपका, जो गिव अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ज्योग्राफी के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो उसी के बारे में बात करेंगे। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का विस्तृत वर्णन कीजिए, या फिर इसको प्लेट विवर्तनी सिद्धांत भी कहा जाता है, उसका वर्णन करना है हमें, उसके बारे में बताना है। ठीक है, आपकी लिमिट है 100 वर्ड्स की। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं किस तरह से जो है आंसर लिखा जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी स्टेट्स दैट, कि इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक्चुअली में कहती क्या है। कि जो अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर है, जिसको लिथोस्फीयर कहा जाता है, वो जो लिथोस्फीयर लेयर है वो आपकी पहली चीज जो मेंटल है उससे नीचे वाली जो लेयर है, या फिर हम कहें एस्थेनोस्फीयर, उसके ऊपर फ्लोट कर रही है, तैर रही है। और जो लिथोस्फीयर है वो 7 पार्ट में डिवाइडेड है। ये जो पूरी क्रस्ट है, या फिर हम लिथोस्फीयर स्पेसिफिकली बोलें तो ये जो पूरी लिथोस्फीयर है ये 7 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है ऑल ओवर दी अर्थ की, अगर हम बात करें। अब इसमें 7 आपकी लार्ज प्लेट है, जिनकी हम बात कर रहे हैं वो 7 लार्ज प्लेट हैं। जैसे कि हम बात करें, अफ्रीकन प्लेट हो गया, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, यूरेशियन, ऑस्ट्रेलियन, अंटार्कटिकन और पैसिफिक प्लेट्स। तो ये 7 बड़ी बड़ी प्लेट्स होंगी और इसी पे आपके सारे कॉन्टिनेंट्स नजर आ रहे हैं आपको। बाकी कुछ स्मॉल प्लेट्स भी आपको नजर आ जाएंगी, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अरेबियन प्लेट, नाज़का प्लेट एंड फिलीपीन प्लेट। ये नाम इनको दे रखे हैं। तो क्या यहाँ तक समझे हम कि जो लिथोस्फीयर है वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट कर रही है, और लिथोस्फीयर को 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो मेजर प्लेट्स हैं। बाकी कुछ स्मॉल प्लेट्स भी देखने को मिलती हैं। ये जो प्लेट्स हैं इनकी मूवमेंट की अगर बात करें तो 2 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक इनकी मूवमेंट जो है पर ईयर देखने को मिलती है। 2 से लेकर 10 सेंटीमीटर एक साल के अंदर मूवमेंट है, तो बहुत ही कम मूवमेंट ये नजर आ रही है। मतलब हम इसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते खुद से, हम इसे हमें पता नहीं लगेगा कि अर्थ जो ये लिथोस्फीयर है ये मूव कर रही है नहीं कर रही है। बट हाँ, यही इनकी स्पीड नजर आती है। एवरेज स्पीड जो है वो 2 से लेकर 10 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से ये मूव करती हैं। और जहां पर ये, अब जैसे कि 7 प्लेट्स हैं, तो ये जहां पर प्लेट्स आपस में मिलती हैं वहां पर उनको प्लेट बाउंड्री कहा जाता है। जहां पर ये कोई भी प्लेट एक दूसरे से मिल रही होती है उसको प्लेट बाउंड्री कहा जाता है। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये इस तरह से प्लेट्स होती हैं। ये प्लेट है, ये प्लेट है, ये प्लेट है, सिंपल। ठीक है, तो ये जो प्लेट्स हैं, अगर जैसे इस इमेज में दिखाया गया है, तो 3 तरीके की इनकी प्लेट्स की मूवमेंट होती हैं। ठीक है, एक तो कन्वर्जेंट, जैसे मैंने बताया कि जहां पर प्लेट्स मिलती हैं उनको प्लेट बाउंड्रीज कहा जाता है। तो जहां पर ये प्लेट्स की मूवमेंट है 3 तरह की हैं, तो जहां पर ये मिल रही होती है उनको कन्वर्जेंट बाउंड्रीज कहा जाता है। जहां पर ये एक दूसरे से दूर जा रही होती है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, उन्हें डाइवर्जेंट बाउंड्री कहा जाता है। और जहां पर ये प्लेट ना तो एक दूसरे के नजदीक आ रही होती है, ना एक दूसरे से दूर जा रही होती है, बट ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जो होती है वो रगड़ते हुए जा रही होती है, तो उसको ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहती हैं। ये देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, मतलब कि ना तो ये एक दूसरे से नजदीक आ रही है, दूर जा रही है, बट हाँ ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो उसको ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहते हैं। तो यहाँ पे 3 तरह की मूवमेंट होगी, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ये हमने लिख दिया अपने यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर। उससे आगे हम ये बताएंगे कि जो 3 तरह की बाउंड्रीज है इनसे क्या क्या होता है। जैसे कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज है, इनसे किस किस तरह के स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट होते हैं। तो देखिए, डाइवर्जिंग करंट प्रोड्यूस टेंशन एट द कॉन्टैक्ट जोन ऑफ द क्रस्ट लीडिंग टू द फ्रैक्चर। अब ये डाइवर्जिंग करंट्स कौन सी हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए, लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट कर रही है। एस्थेनोस्फीयर के अंदर जो ये कन्वेक्टिव करंट्स चलते हैं, कन्वेक्टिव सेल्स चलते हैं, मतलब इसके अंदर एनर्जी है, हीट है, जो कि ऊपर की तरफ आती हैं, लिथोस्फीयर से टकराती हैं और फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाती हैं। ये अर्थ के अंदर की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, दैट लीड टू द मूवमेंट ऑफ द या फिर फ्रैक्चर ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ठीक है, जो कन्वेक्टिव सेल्स चल रहे हैं इनकी वजह से जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं उनके अंदर फ्रैक्चर होता है या फिर वो टूटती हैं, और उनकी वजह से वो लिथोस्फेरिक प्लेट जो है, जिस डायरेक्शन में कन्वेक्टिव सेल जाएंगे उसी डायरेक्शन में वो लिथोस्फेरिक प्लेट जो है वो मूव करना स्टार्ट करती हैं। और मैग्नेटिक मटेरियल पेनेट्रेट्स इनटू द फ्रैक्टोजेस एंड गेट सॉलिडिफाइड। इसका मतलब क्या है कि ये जो नीचे से मटेरियल निकल रहा है इसको हम मैग्नेटिक मटेरियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये अंदर से निकलता है। ठीक है, अंदर मतलब आप यूं लगा लीजिए कि आपका जो
आउटर कोर है वहां से लेके पूरा एस्थेनोस्फीयर जो लेयर है उसमें ये आपका लिक्विड मटेरियल भरा पड़ा है। और ये जो लिक्विड मटेरियल है ये आपका अर्थ के सेंटर की तरफ से आ रहा है, तो यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। सो ये जो आपका मैग्नेटिक मटेरियल है ये पेनिट्रेट करता है। मान लीजिए ऊपर आएगा, ठीक है, ऊपर आने की कोशिश करेगा। मैंने आपको बताया कि कन्वेक्टिव सेल नीचे से आते हैं ऊपर की तरफ को, अगर तो जो कन्वेक्टिव सेल्स हैं उनको अगर रास्ता मिल जाए बाहर निकलने का तो वो इस तरह से एज ए यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्यों निकल पाए हैं, क्योंकि ये जो दो ऊपर वाली प्लेट है वो क्या कर रही है, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज बना रही है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। तो ये बीच में आपको गैप नजर आ जाएगा इतना बड़ा, और इसी गैप से जो है वोल्केनिक ये जो मैग्मा है वो बाहर निकलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये अलग अलग होना बनना शुरू होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो मैग्मा है नीचे से जो ऊपर आएगा और ये प्लेट्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो यहाँ पर ये मैग्मा बाहर आकर, क्योंकि अंदर तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, 2000 प्लस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लेकिन बाहर जब ये आएगा तो यहाँ पे ये सॉलिडिफाई होना स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिए कि ये जो प्लेट्स थी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, प्लेट्स का साइज उतना ही है, प्लेट्स के साइज में कोई बढ़ोतरी या कमी नहीं हुई है, लेकिन हाँ ये प्लेट्स अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। तो यहाँ इनके बीच में एक जो एरिया था वो वाइड हो रहा है, वो वाइड हो रहा है, चौड़ा हो रहा है। अब वो जो वाइडर एरिया बन रहा है, चौड़ा एरिया बन रहा है इन प्लेट्स के बीच में, वहां पर क्या है, मैग्मा डिपॉजिट हो रहा है। और मैग्मा निकला अंदर से है, वहां पर टेम्परेचर ज्यादा था, लेकिन जैसे ही वो अर्थ सरफेस पे आएगा या फिर हम यूं कहें ओशन बॉटम में आएगा, तो वहां पे टेम्परेचर कितना होगा, नियर बाय 0 डिग्री सेल्सियस। तो कोई भी चीज अगर 2000 डिग्री सेल्सियस प्लस से यहाँ पे 0 डिग्री के नियर आए पहुंचेगी तो क्या होगी, सॉलिडिफाई होगी। तो ये मैग्मा क्या है, यहाँ पे आके सॉलिडिफाई होगा। और सॉलिडिफाई का मतलब ये जो मैग्मा होता है ये जो स्टोन्स है उन्हीं से बनता है, पत्थरों से ही बनता है। तो यहाँ पर आके सॉलिडिफाई होगा और एक पूरा जो जमीन है उसको बनाएगा। तो ये जो जमीन बनेगी या फिर ये जो जोन बनेगा हम उसे जोन ऑफ कंस्ट्रक्शन कहते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर याद रखिएगा कि जो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज होती हैं या फिर डाइवर्जेंट प्लेट्स होती हैं वो जोन ऑफ कंस्ट्रक्शन भी कहलाती हैं, क्योंकि वहां पे कंस्ट्रक्शन हो रही है किस चीज की, जमीन की, नई जमीन जो है वो बन के आ रही है, तो उसको जोन ऑफ कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। आगे अगर देखें एट कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, जब जहां पे दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे को मिल रही होती हैं, दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे की तरफ आएंगी और डिपेंड करता है। देखिए एक चीज ऐसी है कि कॉन्टिनेंटल जो प्लेट होती है, मतलब कि हमने जब प्लेट्स की बात की तो हमने पैसिफिक प्लेट भी कहा, यूरेशियन प्लेट भी कहा, तो मतलब ये जो प्लेट्स हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, यहाँ पर ओशन भी नजर आ रहे हैं इन प्लेट्स के ऊपर और कॉन्टिनेंट्स भी नजर आ रहे हैं। तो जो अब दो तरह की प्लेट यहाँ पर होगी ना, कॉन्टिनेंटल और ओशन। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है वो कंपैरेटिवली हल्की होती है ओशियानिक प्लेट से। बिल्कुल, जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो हल्की होती है ओशियानिक प्लेट से। और अगर मान लीजिए दो प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, जैसे कि मान लीजिए कि पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट आपस में टकरा रही हैं, तो उससे क्या होगा, जो भारी प्लेट होगी, जो भारी प्लेट होगी, हैवियर प्लेट होगी, वो नीचे की तरफ को जाएगी, सबडक्ट करेगी, और जो हल्की प्लेट होगी वो ऊपर की तरफ को उठेगी, ठीक है। अब पैसिफिक और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट की अगर बात करें तो वहां पर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हल्की होनी चाहिए क्योंकि वो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और पैसिफिक प्लेट आपकी भारी होनी चाहिए क्योंकि वो ओशियानिक प्लेट है। तो ओशियानिक प्लेट नीचे की तरफ को जाती है, मतलब पैसिफिक प्लेट नीचे की तरफ को जा रही है, और कॉन्टिनेंटल प्लेट जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है ऊपर की तरफ को जा रही है। और ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट ऊपर की तरफ को उठ रही है नॉर्थ अमेरिकन, यही जो आपकी कन्वर्जेंट बाउंड्री है, यहाँ पर माउंटेन भी आपको देखने को मिलते हैं। तो इसका एग्जांपल आपको नॉर्थ अमेरिका के रॉकी माउंटेन्स देखने को मिल जाएंगे, वो बिल्कुल उनकी बाउंड्री पे बन रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका की प्लेट बाउंड्री है वो, और पैसिफिक प्लेट बाउंड्री पे वहां पे रॉकीज माउंटेन बन रहे हैं नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में। तो ये एग्जांपल है जो कन्वर्जेंट जो प्लेट बाउंड्रीज होती है उनके बारे में बताता है। खैर यहाँ पर एक और चीज जो है समझने वाली कन्वर्जेंट बाउंड्री के बारे में, कि मैंने बताया कि एक जो भारी प्लेट होगी वो अंदर जाएगी, एस्थेनोस्फीयर की तरफ को जाएगी, और जो हल्की प्लेट होगी वो ऊपर उठेगी, तो माउंटेन बिल्डिंग देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे जो अंदर जा रही है, आप यहाँ पे चीज समझने वाली क्या है कि एक प्लेट का साइज था बड़ा, ठीक है। सो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट जो है वो नीचे की तरफ को सबडक्ट कर रही है, मतलब एक प्लेट के नीचे दब रही है। तो होगा क्या, एक लिथोस्फेरिक प्लेट जो है ओशियानिक प्लेट है, उसका कुछ हिस्सा जमीन के अंदर जा रहा है, मतलब कि ये प्लेट का खात्मा कर रहा है। यहाँ से आप मान के चलिए ये वाली तो नीचे चलेगी तो ये हमारे को तो नजर नहीं आएगी, या फिर अंदर जाएगी तो ये अंदर जाके मेल्ट कर जाएगी क्योंकि अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये प्लेट खत्म हो रही है, मतलब कि इतनी सारी। तो यहाँ पर क्या है, इस जोन को, जो ये वाला जोन बनता है, हम इसे जोन ऑफ डिस्ट्रक्शन कहते हैं।
ध्यान रहेगा कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे जो है जोन ऑफ डिस्ट्रक्शन बनता है और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे जोन ऑफ कंस्ट्रक्शन बनता है। तो ये चीज आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं। और ये जो आपका जोन ऑफ डिस्ट्रक्शन बन रहा है उसी की वजह से कई ट्रेंचेस जो है वो भी ओशन के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफॉर्म फोल्ड के बारे में। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज क्या होती हैं, आप इस इमेज में देखिए, ये प्लेट्स ना तो कन्वर्ज कर रही है ना ही डाइवर्ज कर रही है। यहाँ पर क्या कर रही है, ये ट्रांसफॉर्म कर रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से मूव करती हुई आपको नजर आ जाएगी। तो ये जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होती है, यहाँ पर ना तो प्लेट बनती है, ना तो यहाँ पे जमीन बनती है, प्लेट बनती है, या ना तो यहाँ पे प्लेट खत्म होती है। तो ये वाला जो जोन होता है इसको जोन ऑफ प्रिजर्वेशन कहा जाता है। ट्रांसफॉर्म फोल्ड इज वन ऑफ द टू एडजेसेंट प्लेट्स स्लाइड past each other, direction of the movement may be along or against but move parallel to each other। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगेंस्ट भी हो सकती है और सेम डायरेक्शन में भी हो सकती है। तो ना तो यहाँ पे प्लेट बनेगी ना तो घटेगी, इसलिए इसको जोन ऑफ प्रिजर्वेशन भी कहा जाता है। अब देखिए, ये जो प्लेट्स हैं इनकी वजह से हमें क्या क्या पता लगता है। ये प्लेट्स की हमने डेफिनेशन देख ली, हमने ये देख लिया कि प्लेट्स किस तरह से मूव करती है, 3 तरीके की हमने बात कर ली। अब इन प्लेट्स की वजह से क्या क्या चेंजेस जो है या फिर हमें कौन कौन से बदलाव देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो 3 तरह की जो रॉक होती है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक, ये इन प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से बनती हैं। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थक्वेक एंड वोल्केनो, जहां जहां पे प्लेट बाउंड्रीज होंगी वहां पर चांसेस होंगे अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन ज्यादा होने के, ये आप मेंशन कर सकते हैं। द ओरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन, ऑब्वियसली कॉन्टिनेंट्स की फॉर्मेशन, माउंटेन बिल्डिंग हो रही है, प्लेट्यू बिल्डिंग हो रही है, वो सब क्या है, इन प्लेट मूवमेंट की वजह से है। ओशन बेसिन जो है वो बन रही है, घट रही है, वो इन प्लेट्स की वजह से हो रही है, वो आप मेंशन कर सकते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉसिल ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, देखिए प्लेट के बारे में जब प्लेट टेक्टोनिक पढ़ते हैं तो इसी से पहले एक और थ्योरी भी है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो अल्फ्रेड वैगनर ने दी थी। उन्होंने कहा था कि सभी कॉन्टिनेंट इकट्ठे हैं, बाद में वो अलग होना स्टार्ट हुए, और इस बात की जो तस्दीक है वो ये आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी करती है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे फॉसिल्स ऐसे हैं जो कि साउथ अमेरिका में देखने को मिल रहे हैं, अफ्रीका में भी देखने को मिल रहे हैं, कुछ ऐसे फॉसिल्स हैं जो आपके नॉर्थ अमेरिका में हैं और आपके यूरोपियन साइड में भी है, तो बीच में बड़ा ओशन पड़ता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ कि वो एनिमल्स के फॉसिल जो है एनिमल ट्रेवल करके हैं। तो ये हमें पता लगता है इस बात से कि सभी प्लेट्स क्या है एक टाइम पे इकट्ठी रही होगी। तो ये भी प्लेट जो है वो हमें बताती हैं कि फॉसिल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन उनका किस तरह से हुआ है। नेक्स्ट बात करें जेनेसिस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द माउंटेन चेन। तो माउंटेन चेन जो है उनकी बनने का जो है पर्वत श्रृंखलाओं का उत्पत्ति और विनाश जो दोनों है इन प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से होता है, और कॉन्टिनेंट्स जो ड्रिफ्ट कर रहे हैं वो भी हमें ये प्लेट्स टेक्टोनिक बताती हैं। तो ये सब चीजें हैं जो आप मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा प्लेट टेक्टोनिक का जो मतलब जो प्लेट की मूवमेंट होती है उनकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करें कि प्लेट मूवमेंट की वजह से कई तरह के नेचुरल रिसोर्सेज की फॉर्मेशन होती है। एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें तो जो आपकी प्लेट्स है जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं तो उससे क्या होता है, कई तरह के जो मिनरल्स हैं उनका डिपोजिशन हमें देखने को मिलता है। एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, देखिए जब डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है एक दूसरे से अलग जा रही हैं तो नीचे से बहुत सारा जो मैग्मा है वो बाहर आने की कोशिश करता है, और अर्थ का जो सेंटर ऑफ द अर्थ है वहां पर बहुत से ज्यादा हैवियर एलिमेंट्स जो है वो इकट्ठा हुए हैं। आयरन की बात करें तो आयरन वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद निकल की बात करें, निकल आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा जो मैग्नीशियम है वो भी आपका एस्थेनोस्फीयर के अंदर है, सेकंड लेयर में है, तभी इसको सीमा भी कहते हैं। तो वहां से वो सारी चीजें इकट्ठी होकर आती हैं और जहां पे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है वहां पे जाकर डिपॉजिट होना स्टार्ट होती हैं। तो हमें वहां से बहुत सारे तरह के जो नेचुरल मिनरल्स हैं वो देखने को मिलते हैं, पेट्रोलियम मिनरल्स देखने को मिलते हैं। तो ये हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है उसके थ्रू ही जो हमारे जियोलॉजिस्ट हैं या साइंटिस्ट हैं उनको हेल्प मिलती है इन मिनरल्स को लोकेट करने में। उसके बाद बात करें मैनी मेटालिक मिनरल्स डिपॉजिटेड सच एज द कॉपर, गोल्ड, lead, सिल्वर, टिन एंड जिंक आर रिलेटेड टू इग्नियस एंड द एसोसिएटेड हाइड्रोथर्मल हॉट वाटर एक्टिविटी। अब ये चीज क्या है कि एस्थेनोस्फीयर जो है हमारी लेयर, वहां पर कई जगह ऐसी भी हैं, मतलब लिथोस्फीयर के नीचे कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर हॉट वाटर एक्यूमुलेटेड है। ठीक है, अब ये हॉट वाटर क्या करता है, जब ये मैग्मा ऊपर आता है तो वाटर भी उसके साथ ही ऊपर आता है। ठीक है, और एज अ स्टीम आएगा या फिर एज अ स्टीम ही देखने को मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि नीचे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तब जब ये बाहर आता है तो ये अपने साथ बहुत सारे मेटालिक मिनरल्स जो हैं उनके जो
मतलब कि जैसे आपका जो स्टीम है वो बाहर निकलेगी, तो उस जगह पे जहाँ पे पानी इकट्ठा था या स्टीम इकट्ठा थी, उस जगह पर जाकर आपके ये बहुत सारे जो मेटालिक मिनरल्स है, कॉपर, गोल्ड, लेड, सिल्वर, जिंक, ये सब वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं अर्थ क्रस्ट के लिथोस्फीयर के अंदर। तो वहां पर भी क्या है, इजिली ये जो आपके मेटालिक मिनरल्स हैं प्लेट की मूवमेंट की वजह से हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सब चीजें आप मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर के अंदर। बाकी अगर आगे बात करें, इन एडिशन टू द मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड इज एसोसिएटेड विद द सल्फाइड डिपॉजिट लोकेटेड एट द एडजेसेंट कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कन्वर्ज कर रही हैं जो प्लेट्स, वहां पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, सल्फाइड और गोल्ड के जो भंडार है वो आपको इन प्लेट कन्वर्जेंट जो बाउंड्रीज है वहां पर देखने को मिलेंगे। अब गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, कुछ इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं, इनका फॉर्मेशन तो आप जानते ही हैं कि इनके फॉर्मेशन आपकी नेचर में ही हो रही है, ठीक है। तो जहाँ पे इंटेंस प्रेशर होगा वहां पर ही आपको ये देखने को मिलेगा। और वो प्रेशर कैसे बढ़ेगा, वो प्रेशर आपका जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होगी, मतलब कन्वर्ज कर रही होगी प्लेट्स, वहां पर देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजें आप अपने आंसर के अंदर मेंशन कर सकते हैं, ये आपके आंसर में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो रहेंगे। तो आगे अगर बात करें, गोयला क्लासेस की तरफ से एनसीईआरटी का एक फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया गया है जो कि 2024 को टारगेट करेगा यूपीएससी को। और इसके अंदर हम बेसिक से लेके एडवांस तक पूरी तैयारी करवाएंगे। बेसिक मतलब एनसीईआरटी से स्टार्ट करके आपको एडवांस बुक्स तक लेके जाएंगे। ये जो कोर्स है पूरा आपको पड़ेगा 2999 के अंदर। अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं, इसको ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर जाना होगा जो कि goyalaclasses.com के नाम से अवेलेबल है। आप गूगल पर सर्च करेंगे, वहां पर आपको आईएएस का कोर्स मिल जाएगा और वहां पर आप इसे परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। हम हर रोज आपके लिए मेंस डे के अंदर एक जो लेक्चर है वो लेके आएंगे, जिसमें हम बात करेंगे स्पेसिफिकली जो आपका मेंस है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर आपको किस तरह से आंसर राइटिंग करनी है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही है, धन्यवाद।